ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो मैं एकदम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ और आई विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, राइट। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वी आर स्पेसिफिकली स्टिकिंग टू हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, राइट। अभी सबसे पहले वी आर इनटू न्यू पैटर्न, ठीक है। सो इस साल हमारा सिलेबस भी नया है और इसके कारण हमारा पेपर पैटर्न भी नया रहेगा, ठीक है। सो टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में फॉर फिजिक्स, राइट। अगर ये 70 मार्क्स का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 4 सेक्शन में किया गया है। देयर आर 4 सेक्शंस इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड। तो एक है सेक्शन ए। सेक्शन ए में 10 एमसीक्यूज पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट। हर एमसीक्यू 1 मार्क का रहेगा। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, मतलब 12 में से 10 सॉल्व करो या 15 में से 10, ऐसा नहीं है। 10 एमसीक्यू आएंगे, 10 के 10 एमसीक्यूज काफी इजी रहेंगे, करेक्ट। 1 मार्क क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ऑल द एमसीक्यूज विल कैरी 1 मार्क ईच। उसमें टोटल 7 थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे और 3 न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। इसके पहले तक अभी तक ये स्पेसिफाइड नहीं रहता था, पर इस बार जो नया सिलेबस है उसमें स्पेसिफाइड है कि देयर विल बी अराउंड 7 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थ्योरी एंड 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल। सो टोटल यहाँ पे यू विल गेट 10 मार्क्स, करेक्ट, क्योंकि 10 क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स ईच, यू विल गेट 10 मार्क्स। उसके बाद इसमें क्वेश्चन 2 रहेगा। क्वेश्चन 2 में आपको 8 क्वेश्चंस पूछेंगे। जो 8 क्वेश्चंस रहेंगे दोज विल बी बेस्ड ऑन वेरी शॉर्ट आंसर्स। सो वेरी शॉर्ट आंसर्स का मतलब है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन का आपको आंसर लिखना है। उसमें आपको पूरा ऐसे नहीं लिखना है। तो दे विल बी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देयर विल बी 8 क्वेश्चंस। इसमें भी आपको कोई चॉइस नहीं रहेगा। 8 क्वेश्चंस आएंगे, सबके सब कंपलसरी रहेंगे। अगेन एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। अगेन एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। सो टोटल वहां पे 6 थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे एंड 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे, करेक्ट। 6 थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, 2 न्यूमेरिकल आएंगे। सो टोटल इसका वेटेज रहेगा 8 मार्क्स। सो इफ यू लुक एट सेक्शन ए, तो सेक्शन ए का वेटेज कितना है? सेक्शन ए का वेटेज रहेगा 18 मार्क्स, राइट। सेक्शन ए का वेटेज रहेगा 18 मार्क्स। अब ये जो 18 मार्क्स है ये 1 मार्क के 18 क्वेश्चन है, 10 एमसीक्यू, 8 वीएस है। दिस सेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी द इजीएस्ट सेक्शन। तो अगर मैं बोर्ड एग्जाम में हूं तो ये सबसे इजीएस्ट सेक्शन है, राइट। इजीएस्ट सेक्शन है, सबने इसको टारगेट करना चाहिए और इसमें से 18 में से 18 मार्क्स स्कोर करने का सबने ट्राई करना चाहिए कम वर्ड में, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन इन क्वेश्चन पेपर, करेक्ट। और ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा, मतलब ये 18 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपका 10-15 मिनट में आपका सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि आपको एमसीक्यू में सिर्फ करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इसमें 1 लाइनर लिखना है। तो यहाँ पे 18 मार्क यू कैन स्कोर इन 10 मिनट्स ओनली, करेक्ट। सो इट इज वेरी फास्ट एंड इसको सबने टारगेट करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है, सब लोग डेरिवेशन न्यूमेरिकल के पीछे भाग रहे हैं और ये जो 18 इजी मार्क्स है हम लोग इसको भूल जाते हैं, ठीक है। सो पॉइंट टू बी नोटेड इज सेक्शन ए इज द मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन। इट विल बी देयर फॉर 18 मार्क्स, 10 एमसीक्यू, 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। और इसको सबको टारगेट करना है, ठीक है। जो खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट मानता है, जो खुद को ऑर्डिनरी मानता है, जो खुद को फिजिक्स में वीक मानता है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, वीक हो, स्ट्रांग हो, कुछ भी हो, ये 18 मार्क आपको लेना ही है, ठीक है। यू हैव टू टेक दिस 18 मार्क्स, राइट। दैट वाज सेक्शन ए। उसके बाद सेक्शन बी रहेगा, ठीक है। सेक्शन बी विल बी शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। सेक्शन बी विल बी शॉर्ट आंसर्स वाला सेक्शन रहेगा, शॉर्ट आंसर्स एंड शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, करेक्ट। इसमें टोटल आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देयर विल बी 12 क्वेश्चंस, पर आपको 12 में से सिर्फ 8 सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेक्शन बी से आपको चॉइस मिलेगा, राइट। तो 12 क्वेश्चंस रहेंगे, आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व ओनली 8 क्वेश्चंस। एनी 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। एवरी क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। सो टोटल इसका वेटेज हो गया 16 मार्क्स, ठीक है। टोटल इसका वेटेज हो गया 16 मार्क्स, राइट। क्योंकि 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, एवरी क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, देयर विल बी 16 मार्क्स। अब जो 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 12 में से 7 थ्योरी क्वेश्चन होंगे और 5 न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, करेक्ट। देयर विल बी 7 थ्योरी क्वेश्चंस एंड 5 न्यूमेरिकल्स। पर जो भी थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे,
जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे वो छोटे न्यूमेरिकल रहेंगे, देयर विल बी शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, करेक्ट। और ये 16 मार्क्स। आई विल ऑल्सो कंसिडर दिस सेक्शन एज इजी, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो सेक्शन ए में जो 18 मार्क्स है वो काफी इजी है, और सेक्शन बी में जो 16 मार्क्स है ये काफी इजी है। कंबाइंड टुगेदर, राइट, कंबाइंड टुगेदर हाउ मेनी मार्क्स यू कैन स्कोर? यू कैन स्कोर 34 मार्क्स, करेक्ट, यू कैन स्कोर। और ये 34 मार्क्स बहुत इजी वाले मार्क्स है, करेक्ट। ये आपके हाथ में से नहीं जाने चाहिए, नहीं 34 व्हाटएवर, थोड़ा मिस्टेक हो गया, पर इसमें चॉइस भी है, 12 में से आपको 8 ही सॉल्व करना है, तो एक दो क्वेश्चन नहीं आया तो आप छोड़ के भी आपको 8 मिलेंगे। इसमें जो भी है लेस देन 30 आपको नहीं मिलना चाहिए, करेक्ट। 30 मार्क्स तो सेक्शन है, सेक्शन बी में से सबको स्कोर ही करना है। ये सबसे इजी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर रहेगा, करेक्ट। और ये आपका काफी जल्दी सॉल्व होगा, ताकि जो सी और डी जो थोड़ा सा टफ सेक्शन है उसमें यू विल गेट सम टाइम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सेक्शन बी। उसके बाद लेट अस गो टू सेक्शन सी, राइट। सेक्शन सी में फिर से 12 क्वेश्चंस रहेंगे, और 12 में से आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस you have to solve only 8 questions, right? Each question will be there for 3 marks. Each question will be there for 3 marks, right? So इसका वेटेज कितना हो गया टोटल? 8 into 3 24 मार्क्स का सेक्शन सी आपका रहेगा, करेक्ट। अब जो 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 12 में से देयर विल बी 7 थ्योरी एंड 5 न्यूमेरिकल्स फिर से रहेंगे, करेक्ट। सो इस बार डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है थ्योरी और न्यूमेरिकल्स में का, करेक्ट, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। अब इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें आपको लॉन्ग आंसर्स वाले पूछ सकते हैं, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेरिवेशंस पूछ सकते हैं, एंड लॉन्ग न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है, यू कैन कंसिडर दिस सेक्शन एज, मतलब ये ना इजी है ना टफ है, दिस इज मॉडरेट। So I will call this section as moderate, and everyone has to try to score in this section also. ये section में भी everyone should try to score. यहाँ पे long answer, derivations and long numericals आएंगे. And then last section will be section D. Section D में आपको total 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 में से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, करेक्ट। 5 में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट every question will carry 4 marks. Every question will carry 4 marks. So section D का वेटेज है 12 मार्क्स, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको सेक्शन डी टफ जा सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ 12 ही मार्क है, करेक्ट। तो द वेटेज इज वेरी स्मॉल, 20% भी वेटेज नहीं है, 20% भी वेटेज नहीं है। अब इसमें क्या पूछ सकते हैं? इसमें आपको वो डेरिवेशंस पूछ सकते हैं, डेरिवेशन के साथ साथ वो आपको लॉन्ग आंसर पूछ लेंगे, राइट। या आपको डेरिवेशन पूछ के उसके साथ एक न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, यहाँ पे डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, या अगर कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन होगा तो वो पूछ लेंगे, डेरिवेशन ला तो वो पूछ लेंगे, करेक्ट। और दे कैन ऑल्सो आस्क यू लॉन्ग आंसर प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें से पूछा जाएगा, क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। द क्वेश्चन विल बी देयर फॉर 4 मार्क्स, बिकॉज द क्वेश्चन इज देयर फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो अगर मैं समराइज करूं, इफ आई टेक अ समरी कि मेरे को क्या क्या पूछा जाने वाला है क्वेश्चन पेपर में, सो मैं बोलूंगा सबसे पहले मुझे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे। ये सेक्शन ए में पूछा जाएगा, करेक्ट। एंड इसका मैं कैटेगरी करूंगा वेरी इजी, सबको इसको टारगेट करना है, करेक्ट, इसमें स्कोर करना ही करना है। उसके बाद शॉर्ट आंसर, शॉर्ट न्यूमेरिकल आपको सेक्शन बी में पूछा जाएगा, राइट। सेक्शन बी में, सेक्शन बी इज ऑल्सो इजी, इसको भी आपको टारगेट करना है। सेक्शन ए का वेटेज कितना था? 18 मार्क्स, राइट। सेक्शन बी का वेटेज था 16 मार्क्स। फिर आपको ये सेक्शन सी और डी में पूछे जाएंगे, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में आपको डेरिवेशन, लॉन्ग आंसर्स एंड लॉन्ग न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, करेक्ट। सो सेक्शन सी का वेटेज हमने कितना देखा था? 24 मार्क्स, एंड सेक्शन डी का वेटेज था 12 मार्क्स, करेक्ट।
सो टोटल सी और डी मिला के द वेटेज विल बी 36 मार्क्स, करेक्ट। सो 36 में से आप इसमें काफी कुछ स्कोर कर सकते हो, आप इसमें भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, राइट। सो अगर मैं आपके जगह हूं तो अगर मैं खुद को ऑर्डिनरी स्टूडेंट मानता हूँ, राइट, मैं खुद को अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मानता, तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज मैं इसको 18 में से 18 लेने का ट्राई करूंगा, करेक्ट, बिकॉज इट इज वेरी इजी, राइट। सपोज ये 16 में से मैंने 14 ही मार्क्स ले लिए, चलो 18 आउट ऑफ 18, कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, सो लेट अस से 18 में से आपने 16 ही लिए, राइट, 16 ही लिए, राइट। मैं सेक्शन सी में से आई विल ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 19 मार्क्स, करेक्ट। एंड सेक्शन डी में से, चलो क्योंकि सेक्शन डी टफ है, तो आपने सपोज 60% ही स्कोर किया, सपोज यू स्कोर ओनली 8 मार्क्स, सो हाउ मच यू स्कोर, सो ये हो गया 30 मार्क्स, राइट। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 27 मार्क्स, तो ये टोटल हो गया आपका 57 मार्क्स आउट ऑफ 70, 30 मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में है, सो आपका स्कोर आ जाएगा 87 मार्क्स, राइट, विथआउट एनी एफर्ट। 100 में से 87 यू कैन स्कोर इन फिजिक्स विथआउट एनी एफर्ट, जबकि मैंने यहाँ पे 24 में से 24 लिया ही नहीं, मैंने सिर्फ 19 मार्क्स लिए, करेक्ट। मैंने सेक्शन डी में से 12 में से सपोज आपने 3 नहीं 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, सपोज मैंने यहाँ 8 ही मार्क लिए, करेक्ट। सो फिर भी यू कैन स्कोर 87 मार्क्स। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट कैन स्कोर 87 मार्क्स। जो गुड स्टूडेंट्स है दे शुड डेफिनेटली गो अबव 95, करेक्ट, 90 to 90, और वो पॉसिबल है। पर हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास प्लान ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है काम कैसे करना है ना, हमने कुछ स्टडी किया नहीं है, हमको पता ही नहीं है। सो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं एक प्लान लेके जाऊंगा, मैं बोलूंगा यार सेक्शन ए सेक्शन बी टारगेट करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है, सी थोड़ा सा टफ है तो मैं थोड़ा कम, चलो 24 में से 19-20 स्कोर कर लिए, सेक्शन डी मेरे लिए सबसे टफेस्ट लगता है मेरे को, तो मैंने 12 में से 8 ही मार्क्स स्कोर कर लिए, फिर भी कुछ भी करके आई कैन गो अप टू 87 मार्क्स, 87, ठीक है। ऐसा मान के चलो ठीक है, और थोड़ा सा मेरा जगह पे 10% का गड़बड़ हो गया, तो भी मेरा रेंज आता है 80 मार्क्स, राइट। सो मैं सबका टारगेट होना चाहिए, यू शुड बी बिटवीन 80 मार्क्स टू 95 मार्क्स, एंड यू कैन इजीली बी देयर, करेक्ट। 80 मार्क्स से 95 मार्क्स के बीच में सबको होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ डेफिनेटिव प्लान हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे सर प्रिपेयर कैसे करेंगे, राइट, हाउ आर यू गोइंग टू प्रिपेयर, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बताया, सेक्शन ए में एमसीक्यू रहेगा और वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे, सेक्शन बी में शॉर्ट न्यूमेरिकल शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद सेक्शन सी एंड डी में डेरिवेशन रहेंगे, लॉन्ग आंसर रहेंगे, लॉन्ग न्यूमेरिकल, ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। अभी सवाल है हाउ टू प्रिपेयर। अब जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में वो आपको क्या पूछने वाले, सेक्शन ए में वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछने वाले। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब 1 मार्क का क्वेश्चन मतलब क्या, 1 मार्क का क्वेश्चन मतलब जिसने पढ़ा है उसको आता है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, फिर कंफ्यूजन होता है। पर कंफ्यूजन किसको नहीं होगा, जिसने पढ़ा हुआ है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है। जिसने पढ़ा ही नहीं, जिसको पता ही नहीं, उसके लिए 18 मार्क भी डिफिकल्ट है। अब कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, तो ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है, ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाए गए हैं आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करने। अब कॉन्सेप्ट मैं कैसे अच्छा करूंगा, कॉन्सेप्ट अच्छा करने का एक ही तरीका है, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ टेक्स्ट बुक रीडिंग को। टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिर्फ पढ़ लिया हो गया नहीं, एंड अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, पर अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हो तो ये सेक्शन ए में आपको टफ जाएगा। इसमें रटने से बात नहीं बनेगी, इसमें रट्टा मत मारो, एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर का रट्टा मत मार लेना कि भैया ये ऐसा न्यूमेरिकल आ गया तो इसका सी आंसर है, ऐसा न्यूमेरिकल आ गया तो बी है, ऐसा न्यूमेरिकल आ गया तो डी। रट के मत जाओ, इसमें रट के जाओगे आपको कंफ्यूजन होगा, कोई हेल्प नहीं होगी। इसमें एक ही तरीका है, टेक्स्ट बुक रीडिंग। अगर आप टेक्स्ट बुक रीड, सिर्फ सिंपल रीड, उसमें रटना नहीं है कुछ, सिर्फ समझना है, रीड करना है, समझना है, करेक्ट, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जिसको हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, करेक्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आना चाहिए, रीड करना, समझना, ओनली जस्ट पढ़ लेना है, समझ लेना है, राइट, उसमें कुछ रटना नहीं है, कोई फॉर्मूला नोट डाउन कुछ नहीं है। सेक्शन ए में आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आपको सेक्शन ए टफ जाएगा,
वो 18 मार्क्स अगर आपने नहीं लिए तो आपका स्कोर जो 88 आने वाला था वो सीधा 70 मार्क्स हो जाएगा, और जबकि ये बहुत इजी चीज होता है। करेक्ट। तो ये ध्यान में रखो, सिंपल नाइस सिंपल रीडिंग, ठीक है, 2 घंटा बैठो, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको डायग्राम लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है। डी ब्रॉगली ने क्या बोला है ना, जैसे अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, डी ब्रॉगली ने क्या बोला, डी ब्रॉगली का बोलना था कि जो मैटर होता है विच इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इट बिहेव्स एज अ वेव, जिसको उसने नाम दिया मैटर वेव। अभी आपको पढ़ के ही आएगा, इफ यू डोंट रीड ये आपको समझ में नहीं आएगा। करेक्ट, ठीक है, ओके। देन सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपके पास क्या है, सेक्शन बी के बी में आपके पास है शॉर्ट आंसर्स, सेक्शन बी की बात कर रहा हूं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में आ गया मैं, दिस इज नॉट सेक्शन बी, सेकंड कैटेगरी। अब दूसरा कैटेगरी कौन से क्वेश्चन मुझे प्रिपेयर करने हैं, मुझे प्रिपेयर करना है लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर, मुझे प्रिपेयर करना है लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर। अब लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर में कैसे प्रिपेयर करूं सर, तो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के लिए आपने टेक्स्ट बुक को रीड किया, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आपने टेक्स्ट बुक रीड किया, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, देन ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, आपके ओन वर्ड्स, या ओन लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए मैंने, लैंग्वेज मराठी में लिखेंगे सब, राइट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, राइट इन योर ओन वर्ड्स, आप अपनी भाषा में उसको लिखिए। काफी लोग क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर रटने की कोशिश करते हैं, आते नहीं है, मेरे को पूछते हैं सर वो थ्योरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देने वाले हो क्या सर, मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दूंगा। करेक्ट, मैंने आपको क्वेश्चंस दे के रखे हैं, एट द एंड ऑफ एवरी लेक्चर कोई ना कोई एक दो थ्योरी क्वेश्चन होते ही होते हैं, तो वो थ्योरी क्वेश्चंस को आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है। करेक्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। हाँ, लिखने के बाद अगर आपको डाउट है, आप अपना फोटो मेरे को भेजो, मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ सही लिखा है या गलत लिखा है, पर डोंट एक्सपेक्ट कि मैं इधर टाइप करके आपको भेजूंगा, फिर आप उधर रटोगे, फिर रट के लिखोगे, उसमें किसी का मदद नहीं होगा। रटने से 2-4 मार्क बढ़ जाएंगे आपके, 60 मार्क के जगह 65 मार्क आएंगे, 50 के जगह 55 आएंगे, 90 मार्क्स नहीं आएंगे। 90 मार्क्स के लिए आपको हार्डवर्क क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, आपको पढ़ना ही है, राइट, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। अंडरस्टैंड एंड देन ट्राई टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। और जब आपने खुद के ही भाषा में आंसर लिख लिया, खुद के ही वर्ड्स में आपने आंसर लिख लिया है, आपने खुद के वर्ड्स में आंसर लिखने के बाद उसको कंपेयर करो टेक्स्ट बुक के आंसर के साथ या किसी स्टैंडर्ड आंसर के साथ, उसको कंपेयर करो, है ना। मेरे को पता है काफी लोग नवनीत यूज करते हैं, या आप जो भी यूज करते होंगे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, पर आपने अपनी भाषा में जो लिखा है वो आप उसको स्टैंडर्ड आंसर के साथ कंपेयर करो। वो मैं थ्योरी क्वेश्चन देता नहीं हूँ, तो काफी लोग वो नवनीत वगैरह पढ़ते हैं, पर वो नवनीत पढ़ने से अच्छा टेक्स्ट बुक पढ़ो, पढ़ना तो है ही, राइट। तो नवनीत पढ़ने से अच्छा टेक्स्ट बुक पढ़ो, अपने लैंग्वेज में लिखो, उसको फिर नवनीत के साथ या टेक्स्ट बुक के साथ या एनी अदर मटेरियल यू हैव, उसके साथ आप उसको कंपेयर करो, कंपेयर करके फिर क्या क्या आपका छूट गया है वो उसमें ऐड करो। ऐसा करके आपको खुद का थ्योरी क्वेश्चंस का एक नोटबुक आपने बनाना चाहिए। करेक्ट, खुद का थ्योरी क्वेश्चंस का नोटबुक आपने बनाना चाहिए। सो दिस इज लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में हमने बात किया। करेक्ट, ठीक है, ये आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में काम में आएंगे। उसके बाद सबसे मेन चीज है न्यूमेरिकल्स। करेक्ट, सर न्यूमेरिकल का कैसा करें, न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है क्या। मैं काफी लोग मेरे को ना, मैं असाइनमेंट दिया था अभी, असाइनमेंट 2 कल आपको सबमिट करना था, एडिशनल असाइनमेंट 2 दिया था चैप्टर 14 पे, मेरे को लोग फोटो निकाल के भेज रहे हैं, सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है तो आपको 3 चीजें देखना है, क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, क्या पूछा है, व्हाट इज आस्क्ड, और जो सपोज मुझे लैम्बडा पूछा है, करेक्ट, सपोज मुझे लैम्बडा पूछा है और मुझे वोल्टेज दिया है, लैम्बडा पूछा है, वोल्टेज दिया है। अब सबसे पहले लैम्बडा और वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला दैट कनेक्ट्स लैम्बडा एंड वोल्टेज, तो फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m/v। हो गया, h का वैल्यू सबको पता है, इट इज कांस्टेंट 6.63 10 टू द पावर -34, प्लैंक वाला कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन बोला है कि प्रोटॉन बोला है, उसका मास लेना पड़ेगा, चलो इलेक्ट्रॉन बोला है तो 9.11 10 टू द पावर -31, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10 टू द पावर -19। आपको वोल्टेज दिया हुआ है, क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ है, वेवलेंथ निकालना है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्वेश्चन में गिवन नहीं देख रहे, आस्क्ड नहीं देख रहे, फॉर्मूला तो हमको याद ही नहीं रहते,
तो सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज पता है क्या? आपने चैप्टर वाइज फॉर्मूले का लिस्ट बनाया है क्या? मेरे को नहीं पता कितने लोगों ने बनाया है, पर यू शुड ऑलवेज हैव चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिस्ट। मेरा एक लेक्चर हो गया, वो एक लेक्चर में मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले दिए हैं वो फॉर्मूले आप अपने लिस्ट में डालो, ठीक है। अब अगर आपने लिस्ट बनाया है तो आप वो लिस्ट डेली पढ़ रहे हो क्या? आर यू रीडिंग दिस फॉर्मूलाज डेली? रोज पढ़ना है, रोज रोज, मेरे को पता है तो भी रोज पढ़ना है। लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m QE। लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय, तुम्हारे घर वालों को रटा दो, मम्मी पापा को जब तक ये फॉर्मूले नहीं आते तब तक मैं समझूंगा तुमको भी नहीं आते। घर में मोदी वगैरह सरकार वगैरह उद्धव ठाकरे की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, घर में चर्चा होनी चाहिए लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, लॉकडाउन कब खत्म होगा, कोरोना में लोग मर रहे हैं, हमारे घर के बाजू में पेशेंट निकला है, ये सब डिस्कशन नहीं होना चाहिए। डिस्कशन होना चाहिए लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m QV। ये जब तक घर वालों को नहीं आता आपका काम बराबर चालू नहीं है, करेक्ट। सो फॉर्मूला आपको पता है क्या? आपने लिस्ट बनाया है क्या? वो लिस्ट आप रोज पढ़ रहे हो क्या? अगर आपने ये तीनों काम कर लिए, फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, आपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए क्या? मैं प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, मैगजीन जैसे पढ़ना नहीं है उसमें, डोंट रीड लाइक अ मैगजीन, करेक्ट। प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मतलब क्या? एक ब्लैंक पेपर ले लो, ऊपर आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन लिख लो, बिना देखे उसको सॉल्व करो, करेक्ट। सो यू शुड प्रैक्टिस न्यूमेरिकल, मतलब ब्लैंक शीट ऑफ पेपर पे आप उसको सॉल्व करोगे विथआउट लुकिंग एट द आंसर। आंसर को बिना देखे आपको सॉल्व करना है, करेक्ट। आंसर को बिना देखे आपको सॉल्व करना है, राइट। अच्छा, फिर जब ऐसा करोगे ना तो आप पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले अटेम्प्ट में आपको नहीं जमेगा, कुछ लोगों को दूसरे अटेम्प्ट में नहीं जमेगा, फिर तीसरे चौथे पांचवें अटेम्प्ट में जमेगा। अभी आपको विकास सर ने वो ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके एकदम प्रो लेवल पे बताया है, पर ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जमेगा, पर बार बार लगातार उसकी प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैंने इनमें लिखा है ट्राई ट्राई डोंट क्राई, ठीक है। ट्राई करते रहो, रो मत। एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, तीन बार नहीं आया, छोड़ो मत उसको, 5 बार प्रैक्टिस करो, 10 बार प्रैक्टिस करो। एक बार प्रैक्टिस अच्छा हो गया, न्यूमेरिकल में ये नहीं आएगा। एक पॉइंट में जो मैंने मिस कर दिया, मैं अभी लिखता हूँ कैलकुलेशन। मेरे को समझ में आ रहा है काफी लोग कैलकुलेटर्स यूज कर रहे हैं, यूज लॉग बुक फॉर योर कैलकुलेशन। वो प्रैक्टिस नहीं जाना चाहिए लॉग का, नहीं तो एग्जाम में इतना टेंशन होता है, वो लॉग समझ में नहीं आता फिर। तो लॉग बुक का प्रैक्टिस जाना नहीं चाहिए। मैंने आपके बैच को बहुत धोपट धोपट के लॉग बुक पढ़ाया है, वो कैलकुलेशन आना चाहिए सबको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल। दूसरा बात, जितने भी न्यूमेरिकल में आपको रहते हैं, मैं काफी सारे क्लास में सॉल्व करके देता हूँ, काफी सारे होमवर्क देता हूँ, लेकिन मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क दिए हैं मैं सबका डिस्कशन वीडियो डालता हूँ। तो सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास सॉल्व है, इसके लिए तो मेरे को कोई बोल नहीं सकता कि सर हमको न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाते करके। ओके, देन कम द नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट विच इज डेरिवेशंस, ठीक है। अभी डेरिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? अगर मेरे को डेरिवेशन लिखना है तो डेरिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट है या मैं कैसे लिखूं एग्जाम में? सबसे पहले डेरिवेशन का डायग्राम, ठीक है। नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको ड्रॉ करना आता है क्या? उसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? दूसरा बात, इंट्रोडक्शन। काफी लोग इंट्रोडक्शन ही नहीं लिखते, इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है मतलब क्या? कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v, ब्ला ब्ला, जो भी है, ठीक है। एक 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना बहुत अनिवार्य है। आपको ऐसा समझना है कि सामने वाला बेवकूफ है, चेक करने वाला, उसको कुछ नहीं आता। आपको ऐसे लिखना है जैसे आप उसको समझा रहे हो, देख बेटा ये डायग्राम है, इंट्रोडक्शन, ये बॉडी ऑफ मास m है, स्ट्रिंग का लेंथ l है, वो ऑसिलेट कर रहा है, वो जो भी है, ठीक है। तो देयर हैज टू बी अ नाइस इंट्रोडक्शन। मेरे को काफी पेपर चेक करने में समझ में आ रहा है कि काफी लोग इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहे, डायरेक्ट डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप, डेरिवेशन का लास्ट स्टेप को बॉक्स कर दिया, पूरे मार्क दे दो, ऊपर से रोते भी है फोन करके 1 मार्क क्यों कटा, ठीक है। पर इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बॉडी। बॉडी मतलब वो अपना पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा और आखिरी स्टेप, दैट इज बॉडी। बॉडी के बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब आपको एक एंड में लाइन लिखना है। एंड में लाइन क्या लिखना है? एंड में लाइन करना है कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर whatever, this is the expression for kinetic energy of electron in Bohr's orbit। लिखो, लिखना जरूरी है, ठीक है। कंक्लूजन, ठीक है। सो डायग्राम, बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। सबसे इंपॉर्टेंट होगा डायग्राम एंड बॉडी,
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा डायग्राम एंड बॉडी, ठीक है। डायग्राम और बॉडी में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। थोड़ा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप अपने वर्ड्स में लिखो, लेकिन लिखो, मेरा सिर्फ इतना बोलना है, उससे कंप्लीटनेस आएगा। अभी डेरिवेशन को रट्टा मारो। डेरिवेशन ऐसी चीज है जिसको रटना है, डेरिवेशन को रट्टा मारो, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आएगा कि हर डेरिवेशन में एक ट्रैप है। तो मैं हमेशा डेरिवेशन जब मैं प्रिपेयर करता हूं तो मैं ट्रैप देखता हूं, भैया इस डेरिवेशन का ट्रैप क्या है। अब ट्रैप मतलब क्या, समझने की कोशिश करो। ट्रैप मतलब वो स्टेप है जहां पे आप अटक जाओगे। ट्रैप मतलब वो स्टेप है, आपने देखा होगा, आपने अगर ईमानदारी से डेरिवेशन प्रैक्टिस करने बैठे होंगे, पहला स्टेप आया, दूसरा स्टेप आया, तीसरा स्टेप, चौथे स्टेप में मैं अटक गया, उसको ऐसा मार्क करके, रेड पेन से मार्क करके उसके बाजू में लिखना ट्रैप। ट्रैप मतलब तू मेरे को फंसाने वाला है। और वो हर डेरिवेशन का ट्रैप ध्यान में रखने का, कि मैं कौन से डेरिवेशन में कहां पे अटकता था, कौन से डेरिवेशन का क्या ट्रैप है, मैं कहां पे फंसता हूँ, व्हाट इज द ट्रैप। वो ट्रैप को ध्यान में रखो। तो कैसा है, एग्जाम में अगर वो डेरिवेशन आया तो जैसे मैं देखूंगा क्वेश्चन पेपर में कि ये डेरिवेशन मेरे को पूछा गया है, मेरे दिमाग में आ जाएगा, हाँ ये डेरिवेशन का चौथे स्टेप में ट्रैप है, मैं फंस जाता हूँ, चौथा स्टेप अच्छे से निकालना है, बाकी डेरिवेशन पूरा फ्लोइंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स के जैसे ही डेरिवेशंस आपको प्रैक्टिस 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 करना पड़ेगा, करेक्ट। बार बार लिख, पहले अटेम्प्ट में डेरिवेशन नहीं लिख पाओगे, फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। वो ट्रैप को नोट करो, वो ट्रैप को याद रखो। सेकंड टाइम बिना देखे लिखो, थर्ड टाइम बिना देखे लिखो, फोर्थ टाइम लिखते जाओ जब तक डेरिवेशन फ्लो नहीं होता, ठीक है। सो डेरिवेशन को लिख लिख के घिस डालो, रट डालो, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको बोला है ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। सारे डेरिवेशंस मैंने आपको लेक्चर में करवाए हैं, काफी लिख के करवाए हैं, टाइप्ड आपके पास है, ठीक है। सो आई होप ये आपके पास है, ठीक है। सो अगर आप टोटल इन कंक्लूजन देखोगे तो डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स का मोर देन 50% का वेटेज रहेगा। तो डेरिवेशन न्यूमेरिकल जो मेहनत वाला पार्ट है उसको हल्के में मत लो, उसका मोर देन 50% का वेटेज होता है, या 50% का तो वेटेज होता ही होता है, ठीक है। सो उसको अच्छे से टारगेट करो, अच्छा स्कोर आएगा। सो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को मैं बोलता हूँ दे आर द हार्ट ऑफ फिजिक्स, सॉरी, ठीक है। सो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स को मैं बोलता हूँ दे आर द हार्ट ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का दिल है, ठीक है, हार्ट ऑफ फिजिक्स। कौन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। बहुत टफ है, किसी के दिल को जीतना बहुत टफ है, करेक्ट, लेकिन वो करना बहुत जरूरी है। सो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इज द टफ पार्ट, इसलिए मैंने उसको बोला दे आर द हार्ट ऑफ फिजिक्स, करेक्ट। दूसरा, मल्टीपल चॉइस, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, दे आर द माइंड ऑफ फिजिक्स, करेक्ट, माइंड ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, ठीक है। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया है, मेरे को 77 में से स्कोर करना है, ये आपका टारगेट होना ही चाहिए। ये आपको सोचना ही पड़ेगा, अगर आपने ये सोचा ही नहीं तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। सो यू हैव टू थिंक दैट कि 70 आउट ऑफ 70 आपको स्कोर करना ही है ना। इफ यू एम लेस इट इज अ क्राइम। छोटा टारगेट रखना, छोटा एम रखना हमेशा क्राइम होता है, ठीक है। सो टू एम लेस इज ऑलवेज अ क्राइम, ठीक है। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड, बिल गेट्स, आपको पता होगा, इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, राइट। एंड बिल गेट्स ने क्या बोला था, बिल गेट्स ने बोला था कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, ठीक है। अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, बट इफ यू डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। अब लेकिन आप गरीब ही मर गए तो आपकी मिस्टेक है, आपने अपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अपने को इस पे अमीर गरीब के डिबेट में नहीं जाना है, अपना तो टारगेट एम फिजिक्स है। तो मैं ऐसा एक फिजिक्स का आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स नहीं आता तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आपने फिजिक्स में स्कोर कम किया तो वो डेफिनेटली आपकी गलती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, मेरे नाम से बना के छाप मत देना, ठीक है। सो फिजिक्स नहीं आता, नो प्रॉब्लम, पर मेहनत करके आपको स्कोर करना है, स्कोर नहीं कर पाए देन इट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।